और ये बात मैंने रखी थी कि नवजागरण के ये जो 4 नेता हैं बंगाल के नवजागरण के, राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डिरोजियो और डेविड हेयर, इन 4 के बिना नवजागरण की बात कंप्लीट नहीं हो सकती। दिलचस्प बात यह है कि डेविड हेयर एक ऐसा चरित्र है और एक ऐसा नायक है जिसने कभी कुछ लिखा नहीं। कोई वो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल नहीं थे, लेकिन डेविड हेयर ने जो काम किया वो किसी भी व्यापारी और किसी भी इंटेलेक्चुअल से बड़ा कार्य किया। डेविड हेयर का जो चरित्र है उससे प्रेरणा लेने के लिए डेविड हेयर को जानना बहुत जरूरी है। आज जैसे हमारे यहाँ जो 14 सितंबर होता है ना, अब पूछो लोगों से 14 सितंबर किसके लिए मना रहे हैं वो। डेविड हेयर उन व्यक्तियों में से है, मैंने जैसा पिछली बार कहा था कि अगर शिक्षक दिवस का नाम डिरोजियो के नाम पर रखा जाता और डिरोजियो के जन्मदिन पर रखा जाता शिक्षक दिवस, तो बहुत अच्छा होता। उसी तरह डेविड हेयर एक ऐसा व्यक्तित्व है नवजागरण में जिसने कि वर्नाकुलर लैंग्वेज या देसी भाषाओं की आधुनिक काल में प्रतिष्ठा का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा काम किया। हमारे यहां जो परंपरा थी, जो चली आ रही थी, वो परंपरा क्या थी? हमारे यहां परंपरा ये थी कि या पर्शियन के स्कूल थे या फिर संस्कृत की पाठशालाएं थी। बंगला में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, देशी भाषा में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहां भारत में अंग्रेजी में भी पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहां एक तरफ पर्शियन स्कूल थे, एक तरफ संस्कृत की पाठशालाएं थी और तीसरी तरफ जो पूरा का पूरा ईसाई मिशनरीज का नेटवर्क था जो कि शिक्षा के साथ में धर्म को मिला के चलते थे। डेविड हेयर का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जहां से डेविड हेयर हमें उनकी ताकत दिखाई देती है, वो ये है कि उन्होंने शिक्षा का एकदम ऐसा ढांचा, एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष परिप्रेक्ष्य विकसित किया जिसमें अंग्रेजी की शिक्षा तो दी जाती थी लेकिन ईसाइयत की शिक्षा नहीं दी जाती। अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा की शुरुआत की डेविड हेयर ने। डेविड हेयर ने बंगला में शिक्षा की शुरुआत की। हमारे यहां है ना परंपरा, हमारे यहां कोई सेठ साहूकार पैसा वैसा कमा लेता है, दौलत कमाता है, और दौलत कमाने के बाद में उसकी इच्छा ये होती है कि उसका यश फैले। आप किसी भी सेठ को, ये तमाम किस्म के कॉलेज यूनिवर्सिटी पैसा लगा के खोले हुए हैं, आप वहां पर देखेंगे नहीं आप किसी को। एक यंग ब्राइट स्कॉटिश लड़का विदेश से आता है और जब वो यहां आता है तो उसकी मात्र 25 साल की उम्र होती है। वो कलकत्ता आता है, कलकत्ते में वो अपना बिजनेस शुरू करता है, घड़ी का बिजनेस शुरू करता है। वो न धर्म का प्रचारक था, न वो बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल था। वो शुद्ध एक व्यापार के प्रसंग में वो भारत आता है और भारत आने के बाद में उसको सबसे ज्यादा पीड़ा होती है भारत की अवस्था देखकर। हमारे यहां तो अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बेशुमार संपत्ति है। भारत में अभी संपत्तिशाली लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। सैकड़ों लोग हैं जिनके पास में अरबों की संपत्ति है, लेकिन आप कभी किसी को गरीब की झोपड़ी में नहीं देखेंगे, गरीबों की सेवा करते हो, गरीबों के बच्चों की सेवा करते हुए नहीं देखेंगे। डेविड हेयर की ब्यूटी ये थी कि डेविड हेयर एक व्यापारी के तौर पर हिंदुस्तान आए और बहुत जल्दी ही उन्होंने व्यापार भी करना छोड़ दिया और अपने जो सहयोगी थे उनको अपना व्यापार सौंप दिया घड़ी का, और व्यापार छोड़ दिया और पूरी तरह से अपना पूरा समय शिक्षा के विकास और शिक्षा के प्रसार में लगा दिया। और व्यक्तित्व की खूबी क्या?
कि डेविड हेयर जिसने जिस कॉलेज को बनाया, हिंदू कॉलेज को, उस कॉलेज के गेट पर बैठे रहते थे। वहां जो बच्चे पढ़ने आते थे देखते थे उनको। जो बच्चा गंदा होता था, मैला होता था, उसको अपने हाथ से उसका मुंह धोना, साबुन से हाथ साफ करना, पैर साफ करना, उसे अच्छा रखना, और फिर उसके घर वालों को कहना कि अगर बच्चा आगे से गंदा आया तो ठीक नहीं होगा। एक एक बच्चे की केयर करना। हमने तो ऐसे मिशनरी लोग देखे ही नहीं। डेविड हेयर क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन डेविड हेयर के अंदर जो हिंदुस्तान को लेके जो चिंता थी, हिंदुस्तान की जनता को लेके जो चिंता थी, वो चिंता बहुत दिलचस्प थी। और दिलचस्प इस सेंस में थी कि अभी जो हमारे यहाँ जो कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट संस्थानों ने खोले हुए हैं, डेविड हेयर उन लोगों में से थे जिसने निजी पूंजी का निवेश करके सार्वजनिक संस्थान खोले। मुनाफे के लिए संस्थान नहीं खोले। अभी तो हमारे यहां जो शिक्षा में पूंजी निवेश करते हैं वो मुनाफे के लिए करते हैं, उसका शिक्षा के प्रचार प्रसार से कोई लेना देना नहीं होता। मैं बहुत ही मुझे डेविड हेयर की पूरी लाइफ और दूसरी चीजें पढ़ते हुए खुद बहुत आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा काम कोई व्यक्ति एक छोटी सी जिंदगी में कैसे कर सकता है। तो ईर्ष्या होती है, और ईर्ष्या होती है ये देख के कि कोई एक भी बड़ा धनी भारतीय पूंजीपति उस तरह का दिखाई नहीं देता जिसने कि इस तरह का काम किया हो जैसा डेविड हेयर ने किया। हम लोग सब जानते हैं कि डेविड हेयर जो है वो स्कॉटलैंड में पैदा हुए और 1775 में उनका जन्म हुआ। सन 1800 में वे कलकत्ता आए, और जिस समय वे कलकत्ता आए तो उस समय उनकी उम्र मात्र 25 साल थी। वो घड़ी साज के तौर पर आए, और घड़ी साज का काम उन्होंने 1800 में आके शुरू किया और 1816 में वो काम बंद कर दिया। डेविड हेयर कभी ईसा वीसा को नहीं मानते थे, कोई भगवान भगवान की पूजा नहीं करते थे। और डेविड हेयर ने जो कैरियर चुना अपने लिए, वो कैरियर अकल्पनीय है किसी के लिए। ये जग प्रसिद्धि थी उस समय के हिंदुस्तान में जो अंग्रेज आए हैं, और वे अंग्रेज ऐसे अंग्रेज हैं जो अंग्रेजों का विरोध करते हैं। डेविड हेयर का व्यक्तित्व साधारण व्यक्तित्व नहीं था। हम में से जितने लोग हैं जो कि शिक्षा में काम करते हैं, शिक्षा में धन निवेश करते हैं, तो वो पहले ये देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है शिक्षा में धन निवेश कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नाराज हो जाए, मुख्यमंत्री नाराज हो जाए, राजनीतिक सत्ता नाराज हो जाए। डेविड हेयर उन लोगों में से थे जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, अंग्रेजों के जमाने में, 3 बड़े गवर्नर जनरल थे जिनका कि डेविड हेयर ने पूरी लाइफ में विरोध किया। एक थे बेंटिंग, दूसरे मेटकॉफ, और थर्ड थे ऑकलैंड। इन तीनों गवर्नर जनरल का जो नजरिया था, और खासतौर पर एजुकेशन को लेकर नजरिया था, उसका डेविड हेयर ने पब्लिकली विरोध किया। डेविड हेयर उनमें से थे जो कि ईसाइयत का प्रचार करने वाली जो मिशनरियां थी, उनके जो शिक्षा के साथ में धर्म को घालमेल करके जो वो करती थी, उसका उन्होंने विरोध किया। और नया एक मॉडल हिंदुस्तान के लिए सजेस्ट किया
और डेविड हेयर के साथ में उस समय की सबसे बड़ी प्रतिभा, जिसे राजा राममोहन राय के नाम से हम लोग जानते हैं, राजा राममोहन राय उनके साथ थे। राजा राममोहन राय के जितने बड़े काम हैं शिक्षा के, उसमें डेविड हेयर उसकी नींव में है, उसकी बैकबोन है। राजा राममोहन राय वो काम कर ही नहीं सकते थे अगर डेविड हेयर ना होते। तो उन्होंने एक अंग्रेजी शिक्षा का एक ऐसा ढांचा बनाया जिसमें बाइबल की पढ़ाई नहीं होती थी, धर्म की पढ़ाई नहीं होती थी। यहां तक कि वे ईसाइयों के आदेशों की अवहेलना भी करते थे, वे उनके आदेश नहीं मानते थे। और पूरे कलकत्ते में यह विख्यात था कि वे जब सार्वजनिक तौर पर कुछ बोलते थे, अपनी राय व्यक्त करते थे, तो वे हमेशा उदार विचारों के फ्रेमवर्क में अपनी राय व्यक्त करते थे। अब आप सोचिए, एक स्कॉटिश नागरिक जो भारत आया, उसके भारत प्रेम को देखिए। उसका भारत प्रेम किस बात से जुड़ा हुआ है? डेविड हेयर ने जो चीज हमें दी, क्या चीज सीखने की है? डेविड हेयर जिसने शादी नहीं की थी, डेविड हेयर के पास में जो कुछ संपत्ति थी, वो सारी की सारी संपत्ति उन्होंने शिक्षा के लिए एक तरह से समर्पित कर दी। डेविड हेयर की नेचर थी कि उनका जो घर था वो बच्चों के लिए 24 घंटे खुला हुआ था। कोई भी बच्चा कभी भी आ सकता था अपने गार्जियन के साथ में, या वैसे भी। डेविड हेयर के घर के पास एक मिठाई की दुकान थी, तो डेविड हेयर का उस मिठाई वाले को आदेश था कि जो भी बच्चा तुम्हारे यहां मिठाई लेने आए, उससे पैसा नहीं लोगे, उसे फ्री में मिठाई दोगे। और जो मेरे यहां घर मिलने आए मुझसे, उसे फ्री में मिठाई दोगे, पैसे नहीं लोगे। और ये जो पूजा आती है, दुर्गा पूजा जो अभी आएगी, इस पूजा के अवसर पर डेविड हेयर ने हर बार बच्चों के लिए, औरतों के लिए, खासतौर पर गरीब बच्चों के लिए वस्त्र वगैरह बांटने की परंपरा की नींव डाली। और ये जो स्थिति थी, उसमें एक ऐसा चरित्र विकसित हुआ कि डेविड हेयर को पूरा कलकत्ता प्यार करता था। बंगाली जाति के लोग तो उनके ऊपर जान देते ही थे, लेकिन जो गरीब थे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए उन्हें गरीबों की शिक्षा का नायक कहा जाता था। डेविड हेयर ने कभी अपने उसूलों के साथ में कभी समझौता नहीं किया। हमारे यहां तो आजकल एक साधारण सा कॉलेज यूनिवर्सिटी चलाते हैं ना लोग, तो पहला काम ये करते हैं, भैया पब्लिक स्टैंड मत लेना सरकार के खिलाफ। करना चाहते हैं शिक्षा का काम, लेकिन कभी सार्वजनिक स्टैंड नहीं लेंगे। और सार्वजनिक स्टैंड जो लेंगे वो एकदम सरकार के पक्ष में लेंगे। ऐसे लोगों की भीड़ लगी हुई है हिंदुस्तान में। कल्पना कीजिए, अंग्रेजों के जमाने में नरेंद्र मोदी तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले कहीं टिकते ही नहीं है, कोई ताकत नहीं है। डेविड हेयर की ताकत देखिए कि उस जमाने में जब सेंसरशिप, प्रेस के अधिकारों पर हमले की शुरुआत हुई अंग्रेजों के जरिए, डेविड हेयर ने पब्लिक सार्वजनिक मंच पर जाके भाषण दिए, पब्लिक स्टैंड दिया। आप जरा उठा के देखिए तो, हिंदुस्तान में शिक्षा के कॉलेज और यूनिवर्सिटी चलाने वाले सैकड़ों लोग हैं और सैकड़ों मालिक हैं। आपको किसी का अखबार में एक बयान नहीं मिलेगा मीडिया का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ। लोग बोलते ही नहीं है। और डेविड हेयर गवर्नर जनरल से नहीं डरते थे।
3 गवर्नर जनरल हुए उनकी लाइफ में और तीनों का उन्होंने जम के विरोध किया। और एक ही काम डेविड हेयर का, गरीब बच्चों की सेवा करना। गरीब बच्चों की सेवा करना, ये जो नवजागरण का जो लक्ष्य था, शिक्षा में देसी भाषाओं को प्रतिष्ठित करना, ये जो नवजागरण का लक्ष्य था, इस लक्ष्य को प्रतिष्ठित करने में किसने सबसे बड़ी भूमिका अदा की? जिसकी मातृभाषा भारत की कोई भाषा नहीं थी। हमारे यहां तो अभी हालत इतनी खराब हो गई है कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन बच्चों से स्कूल के टीचर इंसिस्ट करते हैं कि बेटा घर में बात करोगे तो अंग्रेजी में बात करोगे, माता पिता से बात करोगे तो अंग्रेजी में बात करोगे, शिक्षक से बात करोगे तो अंग्रेजी में बात करोगे। अब आप सोचिए, डेविड हेयर हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में आके उन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन कॉलेज, हिंदू कॉलेज खोला। अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा दी जाती थी, बंगला मीडियम में शिक्षा दी जाती थी। उसमें हिंदुस्तान के 19वीं शताब्दी के, 18वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थी उस कॉलेज ने दिए, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम कमाया। हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी इस बात के लिए बदनाम थे, हिंदू कॉलेज इस बात के लिए बदनाम था कि हिंदू कॉलेज का विद्यार्थी कभी झूठ नहीं बोलता, हिंदू कॉलेज का विद्यार्थी सत्य का पुजारी होता है। हमारे यहां तो अभी झूठ बोलने की प्रैक्टिस कराई जा रही है विश्वविद्यालयों में, कि कैसे झूठ बोला जाए, कैसे कुटिलताओं से काम लिया जाए, कैसे बेईमानी के पक्ष में खड़ा हुआ जाए। अब आप यहां से देखिए कि नवजागरण में जो डेविड हेयर ने काम किया, और नवजागरण जिसकी वजह से संभव हुआ, वो झूठ बोलने से संभव नहीं हुआ। डेविड हेयर के एक ही मोटो था कि जो हिंदू कॉलेज में बच्चे पढ़ने आए वे सच बोले हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि डेविड हेयर की ब्यूटी ये थी कि डेविड हेयर बहुत अच्छे, कोई स्कॉलर नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं थे, वो कोई धार्मिक प्रचारक नहीं थे, लेकिन उनके अंदर एक जिसे कहें सामाजिक परिवर्तनकामी की एक विलक्षण इच्छा शक्ति थी। और एक सामाजिक परिवर्तनकामी की जो विलक्षण इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति ने जो काम करके दिखाया, वो काम किसी और ने नहीं किया। एक वाकया है, 17 फरवरी 1831 को कलकत्ता के छात्रों ने डेविड हेयर का सम्मान समारोह रखा, तो उस पर डेविड हेयर को बुलाया। डेविड हेयर गए वहां, और उस मौके पर जो उन्होंने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो एक छोटा सा हिस्सा है, उसे मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। उससे आप एक प्रवृत्ति का पता लगेगा आपको कि हिंदुस्तान कैसे बना। हिंदुस्तान, डेविड हेयर स्कॉटिश, भारत उनके लिए विदेश था, लेकिन अब वो भारत को विदेश नहीं अपना देश मानते थे। उस सम्मान समारोह में उन्होंने जो 17 फरवरी को हुआ था, उसमें कहा उन्होंने, मेरे भारत आने के कुछ साल गुजर जाने के बाद मैंने महसूस किया, जैसा कि हमने बातचीत की थी कि वो जब आए तो उन्होंने घड़ी साज की दुकान खोली, अपना बिजनेस शुरू किया। तो कह रहे हैं कि मेरे भारत आने के कुछ साल गुजर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि हिंदुओं को खुशहाल रखने के लिए शिक्षा का होना बेहद जरूरी है। इसके बाद मैंने इस दिशा में और अधिक रुचि ली। हिंदुओं को खुशहाल रखने के लिए शिक्षा बेहद जरूरी है। अब आप यहां से देखिए, एक स्कॉटिश नागरिक जो हिंदू नहीं है, वो हिंदुस्तान के हिंदुओं को खुशहाल देखना चाहता है। और हिंदू खुशहाल कैसे होंगे? जब वे शिक्षित बनेंगे। और अभी जो हमारे हिंदू हृदय सम्राट हैं, उनकी पूरी कोशिश क्या है?
कि हिंदू खुशहाल कैसे बनेंगे जब वो सबसे ज्यादा अशिक्षित रहेंगे। हिंदुओं को शिक्षित बनाकर ही हिंदुस्तान को ताकतवर बनाया जा सकता था। हिंदुओं को खुशहाल बनाया जा सकता था शिक्षित करके ही। लेकिन अब तो पूरी कोशिश यह हो रही है कि हिंदुओं को कैसे अशिक्षित रखा जाए। और जब वो हिंदुस्तान को एड्रेस कर रहे थे और हिंदुओं को एड्रेस कर रहे थे तो उनके दिमाग में पूरा एक बिल्कुल अलग ही नक्शा था। और इस लक्ष्य के बाद डेविड हेयर ने अपनी पूरी संपत्ति शिक्षा के लिए समर्पित कर दी। अब एक हिंदू पूंजीपति का नाम बताइए, एक ऐसे हिंदू पूंजीपति का नाम बताइए जिसने अपनी सारी संपत्ति शिक्षा के लिए समर्पित की हो। आपको एक पूंजीपति नहीं मिलेगा। है ना विलक्षण देश। एक स्कॉटिश व्यक्ति आता है, हिंदुस्तान में व्यापार करता है और ज्यादा दिन व्यापार नहीं करता, मात्र 17-18 साल व्यापार करता है और उसके बाद व्यापार छोड़ देता है। और उसके बाद तो जो भी उसने कमाया है वह सारा का सारा पैसा, संपत्ति, प्रतिष्ठा, शारीरिक मेहनत, मशक्कत जो भी है वो शिक्षा के लिए समर्पित कर देता है। और उसका नाम है डेविड हेयर। और डेविड हेयर ने जब शिक्षा के लिए काम शुरू किया, सुन के आपको अच्छा लगेगा और यह भी सोचने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, एक तरफ हिंदुस्तान से 200 साल में बड़े पैमाने पर हिंदुओं ने पूंजी अर्जित की है। हिंदू पूंजीपतियों ने बड़े पैमाने पर पूंजी अर्जित की है। नवजागरण पर विचार करते समय इस बात पर सोचना चाहिए कि ये जो हिंदू पूंजीपति पैदा हुए, इन हिंदू पूंजीपतियों ने अपनी संपत्ति, सारी संपत्ति किसी भी एक पूंजीपति ने शिक्षा के लिए दान क्यों नहीं की। ये जब भी कोई हिंदू पूंजीपति शिक्षा में पैसा लगाता है तो पैसा यहां इसलिए नहीं लगाता कि उसे शिक्षा का प्रसार करना है, बल्कि पैसा इसलिए लगाता है क्योंकि शिक्षा एक कामधेनु गाय है जिससे कि सालों साल करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। और डेविड हेयर, जिसके पास में कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं थी, मतलब डेविड हेयर से ज्यादा संपत्ति, डेविड हेयर के पास में जितनी संपत्ति थी उससे ज्यादा संपत्ति हिंदुस्तान के किसी भी एक छोटी पूंजी के पूंजीपति के पास हो सकती है। अब देखिए जो उन्होंने काम किया वो क्या किया, उसकी एक छोटी सी जानकारी हम लोग लें और उससे अंदाजा लगेगा हमें। डेविड हेयर ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज की प्रतिष्ठा की, उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा मिले और आधुनिक विषयों की शिक्षा मिले, इसकी प्रतिष्ठा की। पश्चिम की शिक्षा भारत के विद्यार्थी सीधे पाए अंग्रेजों के बिना, इसकी प्रतिष्ठा की उन्होंने। वो उसी क्रम में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि अंग्रेज इस बात पर जोर दे रहे थे, जो लॉर्ड मैकाले के जो वंशज थे, जो लॉर्ड मैकाले के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था बनाना चाहते थे, वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी शिक्षा का लक्ष्य है नौकरी दिलाना। अभी भी हमारे यहां जो लोग पढ़ते हैं उनके दिमाग में यह चीज कूट कूट के भरी हुई है कि शिक्षा का लक्ष्य है नौकरी दिलाना। बड़ी संख्या में जो लोग लॉर्ड मैकाले के रास्ते पर गए, जैसा कहा गया कि लॉर्ड मैकाले ने क्लर्क पैदा किए, लेकिन डेविड हेयर का यह लक्ष्य नहीं था। डेविड हेयर ने एक प्रोग्राम में कहा कि शिक्षा का लक्ष्य नौकरी दिलाना नहीं है, बल्कि शिक्षा का लक्ष्य है जनता के दिमाग का, ज्ञान का विकास और विस्तार करना। अब ये जो लक्ष्य है
ये लक्ष्य तो एकदम साम्राज्यवाद के लक्ष्य से एकदम विपरीत है। ये आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? जब आप ज्ञान का और दिमाग का विस्तार करेंगे। नौकरी के लिए जो है वो हाथ पैदा करने से, नौकरी की शिक्षा दिलाने से, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना बार बार, हम वो सिखाएंगे, ऐसी शिक्षा देंगे जो कि तत्काल नौकरी मिल जाए, नहीं तो अपने आप कोई काम कर सके। शिक्षा का लक्ष्य नौकरी दिलाना नहीं है। डेविड हेयर की यह धारणा थी और इस धारणा ने बंगाल के पूरे बंगाली जाति के पूरे चरित्र को बदल दिया। शिक्षा का लक्ष्य है दिमाग और ज्ञान का विस्तार करना। तो जाहिर है कि इसके लिए तो आपको पढ़ना होगा, पढ़ाना होगा, लक्ष्य ही अलग रखने होंगे। हमारे यहां लक्ष्य ही एकदम उल्टा हो गया। अभी लक्ष्य क्या है जो अंग्रेजों ने पैदा किया था कि शिक्षा का लक्ष्य है, अंग्रेजी शिक्षा का लक्ष्य है नौकरी दिलाना। अब तो जो पढ़ने आता है वो नौकरी के लिए पढ़ने आता है, वो ज्ञान के लिए पढ़ने नहीं आता, वो अपने दिमाग के विस्तार के लिए पढ़ने नहीं आता। तो लड़ाई कहां से शुरू होगी? नवजागरण के नए जो मुद्दे कहां से खड़े होंगे? शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कामकाजी प्रयोजनमूलक शिक्षा होनी चाहिए, ज्ञान के और दिमाग के विस्तार को करने वाली शिक्षा होनी चाहिए। डेविड हेयर ने इस लक्ष्य को केंद्र में रखा और इस लक्ष्य को केंद्र में रख के डेविड हेयर ने जो काम किया वो काम तो अतुलनीय काम था। डेविड हेयर ने स्कूल सोसाइटी बनाई। इस स्कूल सोसाइटी का काम यह था कि स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चलते थे उसकी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों का वे प्रकाशन करते थे और अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करते थे, और ये बहुत बड़ा नेटवर्क था। डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके अलावा डेविड हेयर ने एक हेयर स्कूल है उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और डेविड हेयर की जमीन पर ही बाद में संस्कृत कॉलेज बना, हिंदू कॉलेज बना, प्रेसिडेंसी कॉलेज बना, यहां तक कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का ढांचा भी बना। और तो और डेविड हेयर के पैसे से ही कलकत्ता मेडिकल कॉलेज बना, जिससे कि भारत में पहली बार आधुनिक मेडिकल शिक्षा की शुरुआत हुई। आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था की शुरुआत हुई। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज किसी और ने नहीं, डेविड हेयर ने अपनी जमीन पर बनवाया। और जिस जगह में तो संयोग है कि मुझे ये 27 साल उस कंपाउंड में मुझे जीने का मौका मिला जिस कंपाउंड में डेविड हेयर की पूरी लाइफ गुजर गई। उन सड़कों से गुजरने का मौका, इन कॉलेज स्क्वायर जो कि सबसे महत्वपूर्ण जगह है, कलकत्ते का हार्ट जिसे हृदय है, कलकत्ते की राजनीति का हृदय है। कलकत्ते की राजनीति कॉलेज स्क्वायर और कॉलेज स्ट्रीट के बिना कंप्लीट नहीं होती। वो कॉलेज स्क्वायर और कॉलेज स्ट्रीट का पूरा इलाका डेविड हेयर ने एक सार्वजनिक स्थान के तौर पर, जो उसकी अपनी पर्सनल जमीन थी, वो जनता के लिए दे दी। डेविड हेयर के लिए कोई अपने लिए कोई चीज नहीं थी, उसका संपत्ति से कोई मोह नहीं था। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, हिंदुस्तान में पूंजीपति हजारों हैं, कई हजार लोग हैं ऐसे जिनकी करोड़ों से ऊपर की संपत्ति है, लेकिन वे एक हिंदू कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज जैसा कॉलेज नहीं पैदा कर पाए। हिंदुस्तान में अनेक बड़े पूंजीपति हैं और हिंदू पूंजीपति हैं, वे कलकत्ता मेडिकल कॉलेज जैसा एक कॉलेज नहीं विकसित कर पाए। और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में जो काम हुए हैं उनकी बाद में कभी चर्चा होगी, लेकिन जो आधारशिला रखी, जिसने अपनी सारी संपत्ति देके उस कॉलेज को बनाने में केंद्रीय भूमिका अदा की, ऐसी तो हमारे यहां किसी पूंजीपति में कोई इच्छा शक्ति ही दिखाई नहीं देती। क्यों? कोई तो बात है।
कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का जब मैं नाम ले रहा हूं तो आप जान लीजिए हिंदुस्तान के, बंगाल के, कलकत्ते के किसी भी गरीब आदमी का वहां जाने के बाद में इलाज हो सकता है। सारी सुविधाएं वहां। तो हिंदुस्तान में मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत कराने में किसकी केंद्रीय भूमिका? डेविड हेयर। हिंदुस्तान में अंग्रेजी के माध्यम से लोग पढ़ें और अंग्रेजी पढ़ें, इसकी नींव किसने डाली? डेविड हेयर। हिंदुस्तान के लोग अपनी भाषा में, बंगला में पढ़ें, इसकी नींव किसने डाली? डेविड हेयर। बच्चों के लिए अच्छी साइंटिफिक सस्ती किताबें मिलें, इसकी नींव किसने डाली? डेविड हेयर। और डेविड हेयर की स्थिति, आप ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। उस जमाने के हिंदुओं के, जो परंपरावादियों के जो सिरमौर थे, राधाकांत देव, डेविड हेयर की उनसे भी दोस्ती थी और राजा राममोहन नायक से भी दोस्ती थी। डेविड हेयर ने सिर्फ टैक्टिकली हिंदू प्रथाओं के ऊपर हमला नहीं किया था। जो बुरी आदतें थी हिंदुओं की, जो अंधविश्वास थे, जो बहुत सारी चीजें थी जिन पर के राजा राममोहन ने अटैक किया था, डेविड हेयर ने उन पर अटैक नहीं किया था। लेकिन ताकत कितनी थी? राधाकांत देव को भी अपने अगर बच्चे पढ़वाने थे, अपने घर की लड़कियों की शिक्षा का इंतजाम करना था, तो डेविड हेयर जाते थे और पढ़ाते थे उनके बच्चे। ये डेविड हेयर की ताकत थी। डेविड हेयर के व्यक्तित्व की ताकत यह थी कि डेविड हेयर जिस समय उनकी तबीयत खराब हुई, कलकत्ते में पता चल गया लोगों को कि डेविड हेयर की तबीयत खराब हो गई है। और जब डेविड हेयर की तबीयत खराब हुई तो हजारों लोग, उनके सैकड़ों लोग उनके घर के पास इकट्ठे हो गए, क्योंकि सारा शहर उनको प्यार करता था। सब लोग जानते हैं कॉलेरा से उनकी मृत्यु हुई थी। और जिस दिन मृत्यु हुई और उनकी शव यात्रा निकली, उस जमाने में 5,000 से ज्यादा लोग डेविड हेयर की शव यात्रा में थे। कलकत्ता का पूरा बाजार भरा हुआ था, कहीं पर भी तिल रखने की जगह नहीं थी। और हालत यह थी कि डेविड हेयर की अंतिम संस्कार के लिए ईसाइयों ने मना कर दिया कि हम नहीं कराएंगे। तो डेविड हेयर का अंतिम संस्कार डेविड हेयर ने जो कॉलेज का कंपाउंड बनाया था, उसी कंपाउंड में किया गया। कंप्लीट सेक्युलर, पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के लिए समर्पित, पूरी तरह से हिंदुस्तान के हिंदुओं के उत्थान के लिए समर्पित। कौन? एक स्कॉटिश, एक विदेशी। हमारे यहां तो लोगों को अब हिंदू धर्म के प्रचारक यह शिक्षा देते हैं कि विदेशियों से नफरत करो। बंगाल का जो वैभव, बंगाल का जो नवजागरण का जो पूरा जो विकास जो हमें दिखाई देता है, वो विकास होता नहीं अगर डेविड हेयर न होते। तो डेविड हेयर कहां मिलेंगे मुझे? डेविड हेयर कैसे मिलेंगे मुझे? कौन सी चीज डेविड हेयर से सीखनी चाहिए? डेविड हेयर ने एक ही चीज मैसेज दी, गरीबों के लिए शिक्षा। और हमारे यहां तो अभी गरीबों के लिए शिक्षा का इश्यू तो गायब ही है एक तरह से। तो नवजागरण जहां से पैदा हुआ, नवजागरण का जो मुद्दा था, जिसमें कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू था कि शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षा का लक्ष्य ज्ञान का विस्तार और दिमाग का विस्तार और विकास होना चाहिए। इसमें केंद्र में गरीब को लाने में सबसे बड़ी भूमिका थी किसकी? डेविड हेयर की। राजा राममोहन राय की नहीं। डेविड हेयर पर्सनली हर बच्चे को जानते थे जो उनके स्कूल में पढ़ते थे। तो डेविड हेयर जब खाली होते थे तो स्कूल के गेट पर ही जाके बैठ जाते थे, एक हाथ में साबुन, तौलिया और दूसरे हाथ में पानी। जो बच्चा गंदा दिखे उस बच्चे को वो साबुन से नहलाते थे, धोते थे, साफ करते थे। बाद में उसके घर वालों को कहते थे कि गंदा मत भेजो इसे। बच्चे जब स्कूल में आएंगे
तो साफ सुथरे कपड़े पहन के आएंगे, गंदे कपड़े पहन के बच्चे नहीं आएंगे। अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो जाके कपड़े खरीद के दे के आते थे। कोई सुविधा नहीं है तो सुविधा के बारे में सोचते थे। डेविड हेयर उनमें से थे कि डेविड हेयर के बाजार में रहते हुए, डेविड हेयर के घर के आसपास जाते हुए कोई बच्चा ऐसा नहीं था जो कि मिठाई खा के ना आए, पैसा नहीं देना होता था। अभी तो हमारे अंबानी के घर के पास से लोग निकल जाएं, गरीब के बच्चे अंबानी की तरफ से कोई मिठाई थोड़ी बंटती है। अंबानी के लिए तो आसान है ना कि वो एक दुकान खोल दे अपने घर के आसपास, सवाल ही नहीं है। न अंबानी ने खोली, न टाटा ने खोली, न बिरला ने खोली, लेकिन डेविड हेयर के घर के पास एक मिठाई की दुकान थी, जिस मिठाई वाले को आदेश थे कि कोई भी बच्चा आए तो उसे मुफ्त में मिठाई दी जाएगी। और कौन सी मिठाई? पाड़ार मिष्टी नॉय, बेहतरीन बंगला जाति के लोग जो मिठाई खाते हैं वो मिठाई, छाना की मिठाई। तो ये जो डेविड हेयर की जो पर्सनैलिटी थी, उस पर्सनैलिटी ने डेविड हेयर को बंगाल की जनता का नायक बना दिया और खासतौर पर गरीबों का नायक बना दिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसने कि आकर्षित किया और बड़े पैमाने पर इंटेलेक्चुअल्स को निर्मित करने में, पैदा करने में, उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने में डेविड हेयर की केंद्रीय भूमिका थी। एक अन्य चीज, और इसके बाद में हम दूसरे पहलू की बात करेंगे, वो ये कि डेविड हेयर जिस समय बंगाल में थे और काम कर रहे थे, उस समय की मैं आपको चेतना का सिर्फ लेवल बता रहा हूं। 10 दिसंबर 1830 को टाउन हॉल में एक जनसभा हुई, छात्रों की जनसभा, जिसमें 200 से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे। और ये जनसभा किस विषय पर हुई थी? फ्रांसीसी राज्य क्रांति जो थी, जो जुलाई 1830 में हुई थी, और जनसभा हो रही है दिसंबर 1830 में, यानी कुछ महीने बाद। कौन कर रहे हैं? हिंदू कॉलेज के विद्यार्थी, जो डेविड हेयर के कॉलेज में पढ़ते थे, वे विद्यार्थी, उन्होंने सार्वजनिक जनसभा की जिसमें कि सेलिब्रेट किया किस चीज को? फ्रांसीसी राज्य क्रांति को। उस जमाने में जो लोग क्रिसमस मनाते थे, तो 1830 में जो क्रिसमस मनाया गया, उस क्रिसमस के मौके पर जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो तिरंगा झंडा था, उस तिरंगे झंडे को फहराया गया पूरे कलकत्ते में, एकदम तिरंगा ही तिरंगा। उस समय 1835 में ये जो यंग बंगाल, जो कि डेविड हेयर के साथ जुड़ा हुआ था, डेविड हेयर जिसके साथ जुड़े हुए थे, इस यंग बंगाल के ही एक सदस्य कैलाश चंद्र दत्त ने, जो हिंदू कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने एक लेख लिखा। और उस लेख में, यह लेख लिखा है 1835 में, और लेख लिखा, उस लेख में यह भविष्यवाणी की कि भारत में जल्दी ही सशस्त्र क्रांति की संभावनाएं हैं। अब ये जो नवजागरण के साथ जुड़े हुए जो यंग बंगाल के लोग थे, इस यंग बंगाल के लोगों में कौन सा विचार काम कर रहा था? ये यंग बंगाल के लोग थे, वे कौन लोग थे? ये वे लोग थे जो कि इटली में मैजनी ने, जिसने के नवजागरण में केंद्रीय भूमिका अदा की, तो उसने उस जमाने में यंग इटली दल बनाया था। उस यंग इटली दल के कॉन्सेप्ट से प्रभावित होकर बंगाल में यंग बंगाल ग्रुप का गठन हुआ। और ये जो यंग इटली दल था, ये यंग इटली दल, ये इटली की क्रांति का, जो वहां की राष्ट्रीय क्रांति थी, उसका अगुआ दल था, केंद्रीय दल था। इस यंग इटली दल और मेजनी के विचारों का यंग बंगाल के बच्चों पर गहरा असर था। और ये बच्चे कहां पढ़ते थे?
ये बच्चे वहां पढ़ते थे हिंदू कॉलेज में, जिस कॉलेज के निर्माण में डेविड हेयर की केंद्रीय भूमिका थी, जिस कॉलेज से डिरोजियो को अपने क्रांतिकारी विचारों की वजह से निकाल दिया गया था। लेकिन क्रांतिकारी की विचार किसी व्यक्ति से तो जुड़े नहीं होते, किसी जगह से बंधे नहीं होते। इटली में जो चीज घट रही थी, इटली में जो लोग कर रहे थे, उससे कहां लोग प्रभावित हो रहे थे? तब इंटरनेट नहीं था, तब फोन भी नहीं था। लोग प्रभावित हो रहे थे हिंदुस्तान में। यंग बंगाली लड़के सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने यंग बंगाल नाम से एक ग्रुप बनाया, और उस समय जो लोग थे उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी सबसे पावरफुल और यशस्वी व्यक्ति थे। उन तक ने मेजनी के असर को और इटली के जो यंग इटली दल के असर को स्वीकार किया था। फर्क इतना था कि जो यंग इटली दल था वो आंदोलन में सक्रिय था, और उसने बुर्जुआ क्रांति और बुर्जुआ राजसत्ता के निर्माण के काम में सक्रिय भूमिका अदा की। फ्यूडलिज्म को एकदम तबाह किया, कृषि दास्ता को एकदम इवॉलिश किया। जबकि जो यंग बंगाल के लोग थे, ये लोग सिर्फ बहस मुबाहिसे तक ही सीमित थे और भाषणों तक सीमित थे। ये उतने एक्टिव नहीं थे जैसे समाज में परिवर्तन के लिए यंग इटली दल के लोग एक्टिव थे। तो एक फर्क था ये, और इस फर्क के कारण जो सबसे बड़ी चीज थी वो ये थी कि जिसका कि बहुत गहरा असर पड़ा बंगाल के ऊपर, कि बंगाल में नए विचारों की एक तरह से आंधी शुरू हुई। और बंगाल में जब नए विचारों की आंधी शुरू हुई तो उसका बंगाल के बाहर भारत के विभिन्न इलाकों में भी असर पड़ा। डेविड हेयर शिक्षा के काम में बिल्कुल एक लक्ष्य बना के लगे हुए थे, लेकिन जो उनके कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे थे, जिनके पास में आधुनिक विचारों की रोशनी पहुंच रही थी और क्रांतिकारी विचार पहुंच रहे थे, वे लगातार उन विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वो लिख रहे थे। जैसा कि मैंने अभी कहा कि एक यंग लेखक ने किस तरह से क्रांति की संभावना की कल्पना की कि नवजागरण में सशस्त्र क्रांति की कल्पना भी शामिल थी। हमने कभी इस बात को सोचा नहीं है, हमने विचार नहीं किया। नवजागरण का जो पर्सपेक्टिव हमारे बीच में प्रचलन में रहा है, हमने ये चीज पर विचार नहीं किया कि क्या कृषि दास्ता के रूपों को खत्म किए बिना नवजागरण संभव है। नवजागरण संभव नहीं है। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जो काम था वो काम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वह काम अपने आप में एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। क्योंकि अगर नवजागरण को कंप्लीट होना है तो कृषि दास्ता के जितने भी रूप हैं भारतीय जीवन में, उनको चुनौती दी जानी चाहिए, उनको खत्म किया जाना चाहिए। यूरोप में जो नवजागरण संपन्न हुआ और आगे बढ़ा, वो इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि वहां कृषि दास्ता के पुराने रूपों को नष्ट किया गया, पुराने कृषि संबंधों को नष्ट किया गया। हमारे यहां तो पुराने कृषि संबंध और कृषि दास्ता के रूप अभी तक खत्म नहीं हुए, इसलिए हमारे यहां नवजागरण नहीं हुआ। लेकिन हिंदुस्तान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि ये जो परिवर्तन शिक्षा में घट रहे थे, उन परिवर्तनों के, उन विचारों की गर्मी, उनकी प्रेरणा वो गांव और खेतों खलिहानों तक पहुंच रही थी। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच रही थी। तो जब हम नवजागरण का परिप्रेक्ष्य बनाएं तो नवजागरण का परिप्रेक्ष्य बनाते समय हम कृषि दास्ता के प्रश्नों को केंद्र में जरूर रखें। सिर्फ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, स्त्री की मुक्ति के सवाल, सिर्फ यही सवाल नहीं हो, बल्कि कृषि दास्ता से कैसे मुक्त हुआ जाए, भारत को कैसे मुक्त किया जाए, ये प्रश्न केंद्र में होने चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें तो हमें एक नई चीज दिखाई देती है, एक नई रोशनी की जरूरत पड़ती है कि नवजागरण किसके लिए है, किसकी जरूरत है नवजागरण।
डेविड हेयर ने इस बात को पकड़ा कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे, खुशहाल बनेंगे। लेकिन यह एक सीमित लक्ष्य था। इसका विस्तार गांव में कृषि दासता के रूपों के खिलाफ संघर्ष में किया जाना चाहिए था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इस लक्ष्य को, कृषि दासता के रूपों को, कृषि जीवन में व्याप्त जो बर्बरता है, ग्राम्य जीवन में जो व्याप्त बर्बरता है, उस बर्बर रूपों को क्वेश्चन करते हुए भाषा के क्षेत्र में जो उसके असर थे उनको चुनौती दी और बंगला को ग्राम्य बर्बरता के रूपों से एकदम मुक्त किया। लेकिन यह काम अपने आप में नवजागरण के लिए पर्याप्त नहीं था। नवजागरण तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक कि कृषि दासता के रूप न कर दिए जाएं। तो हमारे यहां जो लोग पूछते हैं ना कि नवजागरण आगे क्यों नहीं बढ़ा, पूरे देश में क्यों नहीं फैला, पूरे देश में इसलिए नहीं फैला क्योंकि हमने कृषि दासता के जो रूप थे उन्हें चुनौती नहीं दी। हमने किसानों के जो सवाल थे, कृषि दासता से जुड़े हुए जो सवाल थे, उन किसानों से जुड़े हुए सवालों को हमने प्राथमिकता नहीं दी। हमारे सामने सवाल क्या था उस समय? हमारे सामने सवाल यह था कि जो कि क्रिटिकली अगर आप देखें, नवजागरण के लोगों के साथ आप सामने रख के देखें, हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर अकालों की एक परंपरा और सिलसिला दिखाई देता है उसी दौर में जिस दौर में नवजागरण अपना विकास करता है। ये जो अभी महामारी फैली हुई है जिससे कि हम लोग परेशान हैं, अब आप यहां से देखिए कि इस महामारी में हजारों लोग मर चुके हैं अभी तक, और अभी कितने लोग मरेंगे इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। उस जमाने की जो सरकार थी, मैं बहुत ही विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मॉडल था, अभी संयोग से उस मॉडल पर हमारी केंद्र सरकार चली गई है, मोदी जी की। ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार जितनी किसानों के प्रति निर्दय थी, गरीबों के प्रति निर्दय थी, आज की केंद्र सरकार तकरीबन उसी रास्ते पर चली गई है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसा उस समय संसार बनाया जिसमें कि हम लोग रहते थे और ये नवजागरण शुरू हुआ। अब मैं ये रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, खाली एक हिस्सा उसका। 1784 में हाउस ऑफ कॉमन्स की एक रिपोर्ट है, उसका एक अंश है। इसे आप, ये अंश क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में भयानक लूट हुई और भयानक अव्यवस्था थी। ये जो अभी जितनी लूट मच रही है, तकरीबन ऐसी ही लूट ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक जमाने में भारत में की थी। जब भी ये मोदी सरकार जाएगी, इस लूट का हिसाब आने वाले प्रधानमंत्री को देना होगा कि कैसी लूट हुई, तो कैसी रिपोर्ट हो सकती है, कैसी संभावनाएं हो सकती हैं, आप इसकी कल्पना कीजिए। खाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो उस समय लूट मचाई हुई थी और अव्यवस्था पैदा की हुई थी, उस पर हाउस ऑफ कॉमन्स के 1784 के एक प्रस्ताव जो रिपोर्ट के तौर पर वहां पेश किया गया, उसमें कहा गया, कोट, संसदीय जांच के नतीजों से पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उद्देश्यों में, चाहे वे राजनीतिक हों या व्यापारिक, पूरी तरह भ्रष्ट और विकृत पाई गई। उसने हर क्षेत्र में तीव्रतर विरोध बढ़ाते हुए लूट मार के मकसद की पूर्ति के लिए राजकीय अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त युद्ध और शांति के अधिकारों का दुरुपयोग किया है। शांति संबंधी लगभग सभी संधियों के जरिए उन्होंने जनता के विश्वास को अनेक बार आघात ही पहुंचाया है। जो देश एक समय अपार समृद्ध थे, उन्हें इस कंपनी ने असमर्थता, अपकर्ष और जन शून्यता की स्थिति में पहुंचा दिया है। अनकोट।
जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अंग्रेज जब आए थे तो हम बहुत खुशहाल थे, एक वर्ग था, लंबे समय तक एक वर्ग था, अंग्रेजों का जमाना बहुत अच्छा था। उनके लिए 12 फरवरी एक और दूसरा हिस्सा 1858 में सर जॉर्ज कॉर्नवल लिविस ने जो पार्लियामेंट में कहा, उसका एक अंश मैं पढ़ रहा हूं यहां। कॉर्नवल लिविस ने कहा, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस धरती पर आज तक कोई भी सरकार इतनी भ्रष्ट, इतनी विश्वासघाती और इतनी लुटेरी नहीं पाई गई जितनी 1765 से 1784 तक की ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से काम करती थी? मोदी जी का मॉडल क्या है और मोदी जी किस तरह से काम करते हैं, इसके सूत्र आपको मिलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल था, ये सर जॉर्ज कॉर्नवालिस के बयान में है ये चीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल था, कंपनी ने भविष्य की कोई चिंता न कर वर्तमान के अलावा किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य था, आज जो मिल रहा है वह ले लें, कल की कल देखी जाएगी। आज जो मिल रहा है वह ले लें, कल की कल देखी जाएगी। अदानी को आज जो मिल रहा है वो ले लें, कल की कल देखी जाएगी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल अनफॉर्चुनेटली नए सिरे से रिवाइव होकर आया, और एक ऐसे टाइम में रिवाइव होकर आया जिस समय की सबसे ज्यादा महामारी से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था एकदम ध्वस्त पड़ी है। तो नवजागरण में जब हम दाखिल होते हैं तो नवजागरण में खाली शिक्षा के प्रश्न नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लूट खसोट है उसकी तबाही है। हमारे यहां पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम पिछले 6 साल में जिस तरह से लूटा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी लज्जित हैं इस बात पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में भी इतनी लूट मार नहीं हुई जितनी पिछले 6 साल में लूट मार हुई है हिंदुस्तान की बैंकों की। तो कुछ मामले में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। तो नवजागरण पर जब बात की जाएगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद के जो परिदृश्य है उस पर भी बात होगी। मसलन ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में जो ब्रिटिश उदीयमान पूंजीपति वर्ग है उसके जो अंतर विरोध थे उनकी बात की जानी चाहिए। जो ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग है और उदीयमान भारतीय पूंजीपति वर्ग है उसके अंतर विरोध है, उनकी भी बात की जानी चाहिए। नवजागरण का परिप्रेक्ष्य बनाते समय यह सिर्फ खाली समाज सुधार के प्रश्न, इन पर ही चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो ठोस अंतर विरोध हैं, वो ठोस अंतर विरोध क्या है? वो ठोस अंतर विरोध ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में ब्रिटिश पूंजीपतियों के जो अंतर विरोध थे जो कि उस समय व्यक्त हो रहे थे, उनकी चर्चा होनी चाहिए। बिना उसका विवरण और ब्यौरा पेश किए, उसके बारे में सही संतुलित परिप्रेक्ष्य निर्मित किए बिना आप नवजागरण को निर्मित नहीं कर सकते। उसी तरह जो ब्रिटिश पूंजीपति है, उस ब्रिटिश पूंजीपति और भारतीय पूंजीपति के बीच के जो कंट्राडिक्शन है उनकी भी चर्चा की जानी चाहिए। अब चूंकि हम बंगाल की बात कर रहे थे तो ये यहीं तक अभी थोड़ी देर के लिए सीमित रखूंगा मैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लूट थी, उस लूट के दौरान 1770 में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। जैसी अभी अवस्था है इससे भी ज्यादा खराब अवस्था थी। उस अकाल में 1 करोड़ लोग मारे गए और इस अकाल के दौरान मालगुजारी को कड़ाई से वसूली किया गया और मालगुजारी की रकम भी बढ़ा दी गई। जैसे अभी हमारे यहां जीएसटी है ना एक जमाने में जो इनकम टैक्स आया था, जो मैं थोड़ी देर में अभी बात करना चाहता हूं उसकी, उस समय उसे गदर टैक्स कहा गया था। राहुल गांधी जिसे अभी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं जीएसटी को। जो 1770 में अकाल पड़ा, उस अकाल में बिहार और बंगाल बुरी तरह से तबाह हुए।
लेकिन वसूली बहुत ज्यादा हुई, वसूली बढ़ा दी गई। वारन हेस्टिंग्स ने उस पूरे प्रसंग पर लिखा है, कोट, यानी बंगाल और बिहार में जो उस समय बहुत भयानक अकाल पड़ा था, इस सूबे की कम से कम 1/3 आबादी खत्म हो जाने तथा इसके फलस्वरूप खेती में कमी आ जाने के बावजूद 1771 में जितनी मालगुजारी वसूली गई वह 1768 से भी ज्यादा थी। स्वभावतः यह आशा की जाती थी कि इस महाविपत्ति के जैसे दुष्परिणाम हुए हैं उसे देखते हुए मालगुजारी भी कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मालगुजारी का पुराना स्तर कड़ाई के साथ कायम रखा गया। हमारे यहां टैक्स वसूली में कोई कमी नहीं आई है, टैक्स वसूली बढ़ रही है, तरह तरह के रास्ते निकाल लिए गए वसूली के, जिससे सरकार यह कह सके कि पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, लेकिन टैक्स कलेक्शन हमारा घटा नहीं, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। बंगाल में जो परिदृश्य था उस समय, यानी 1770 में अकाल के आने के बाद, उसके 15 वर्ष बाद, यानी अराउंड 1785 में, तो बंगाल के रूपांतरण पर 1787 में एक सांसद थे विलियम फुलरटन। विलियम फुलरटन ने लिखा, बीते दिनों में बंगाल के गांव विभिन्न जातियों के लोगों से भरे पूरे थे, यानी अकाल के पहले, और पूर्व में वाणिज्य, धन, संपदा तथा उद्योग के भंडार थे। बंगाल बहुत समृद्ध था, लेकिन अकाल और अकाल के बाद का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आया उसने एकदम पूरी तरह से तहस नहस कर दिया बंगाल को। वो आगे लिखते हैं, लेकिन हमारे कुशासन ने, ये उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, 20 वर्षों की अल्पावधि में ही इन गांवों के अनेक हिस्सों को बंजर का रूप दे दिया। खेतों में अब खेती नहीं की जा सकती थी, बड़े बड़े इलाकों में झाड़ियां उगी पड़ी हैं, किसान लुट चुके हैं, औद्योगिक निर्माताओं का दमन किया जा चुका है, बार बार अकाल पड़े हैं और फलस्वरूप जनसंख्या का ह्रास हुआ है। उस जमाने की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्थिक नीति है, उस आर्थिक नीति पर सबसे कड़ा आइडियोलॉजिकल प्रहार जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था एडम स्मिथ, जो कि बहुत बड़ा अर्थशास्त्री भी था। उसकी जो पुस्तक है, फेमस पुस्तक है, जो 1776 में आई, वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें जमकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों की धुलाई की गई। और उसमें एक कैच वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैच वर्ड है, वो साम्राज्यवाद का सूत्र वाक्य था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्र वाक्य था, वो हमारी अभी जो केंद्र सरकार है उसका भी सूत्र वाक्य है। वो कैच वर्ड क्या था? वो कैच वर्ड था, प्रशासन और शोषण साथ साथ चलते हैं। लाख कहा विपक्ष ने कि प्रत्येक व्यक्ति के घर सरकार पैसे पहुंचाए, कर्ज न दे, वैसे ही पैसे दे, लेकिन नहीं। तो ये जो प्रशासन और शोषण, ये दोनों एक साथ चलें, ये लक्ष्य, ये नीतिगत लक्ष्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बनाया, इंपीरियलिज्म ने अपना बनाया, और दुर्भाग्य की बात यह कि अब स्वतंत्र भारत की सरकार ने भी यही लक्ष्य बनाया। तो नवजागरण की बात करते समय नवजागरण के दौर की इकोनॉमी और कृषि दास्ता के सवाल केंद्र में रखे जाने चाहिए, मेरा कहने का मतलब यह है। और इसने एक नए किस्म के विमर्श को जन्म दिया है जिस पर कि ध्यान हमें देना होगा। अभी लोग यह सोच रहे हैं, सरकार यह सोच रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी सोच रहे थे, ये और भी लोग सोच रहे थे कि जितनी तबाही मचेगी उतना ही शोषण करने में सुविधा होगी, लेकिन वे गलतफहमी के शिकार हैं। ये जो आर्थिक पमाली हिंदुस्तान की हुई है, इस आर्थिक पमाली के गर्व से
सामाजिक परिवर्तन की आंधी पैदा होगी, आप इसे रोक नहीं सकते। मैं सिर्फ एक जिक्र कर रहा हूं, एक डाटा मैं जस्ट संक्षेप में बताना चाहता हूं आप लोगों को। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब ब्रिटिश शासन आया तो उसके जमाने में बंगाल के बाहर हिंदुस्तान में विभिन्न इलाकों में अनेक अकाल पड़े। और विभिन्न किस्म की बीमारियों ने संक्रामक रूप धारण किया, महामारी का रूप धारण किया, उससे लाखों लोग मरे। और लग रहा था कि यह बिल्कुल एकदम बैकबोन तोड़ दिया इसने। मसलन लोग ये सोच रहे हैं ना कि इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ दिया तो अब लोग आंदोलन नहीं कर पाएंगे। गलतफहमी है, गलतफहमी है ये गलतफहमी है कि लोग आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन करेंगे, बड़े आंदोलन होंगे, निकट भविष्य में आंदोलन होंगे। मैं सिर्फ 1918 का जिक्र करना चाहता हूं। 1918 के महामारी में बड़े पैमाने पर लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे। लेकिन केंद्र में, सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में अचानक कहीं से महात्मा गांधी प्रकट हुए और महात्मा गांधी ने पूरे देश का ध्यान खींचा और सारी देश की जनता को आंदोलित किया। आप तय मानेंगे नवजागरण की जो ब्यूटी है वो क्या है? नवजागरण की ब्यूटी है कि नवजागरण में जहां आर्थिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद लगातार शोषण और उत्पीड़न और लूटमार में व्यस्त था, जैसा कि हमारे आजकल के शासक व्यस्त हैं। जनता की पूरी इकोनॉमिक, जिसे कहे बैकबोन तोड़ दी गई थी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, पूरा आधार तोड़ दिया गया था ब्रिटिश शासन के दौरान। लेकिन लोगों ने प्रतिवाद करना नहीं छोड़ा, लोगों ने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा, लोगों ने लगातार जगह जगह, किसानों ने लगातार संघर्ष किए और छोटे मोटे आंदोलन नहीं हुए। पहले एक लिस्ट अकाल की, फिर एक लिस्ट सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों की। मसलन सन 1860-61 में उत्तर पश्चिमी प्रांतों में भयानक अकाल पड़े, इनमें 2 लाख लोग मारे गए। सन 1866-67 में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल में उड़ीसा की 1/3 आबादी यानी लगभग 10 लाख लोग मारे गए। सन 1866-67 में मद्रास प्रेसिडेंसी के बेल्लारी, सेलम, कोयंबटूर, दक्षिण अर्कट और मदुरा के बहुत बड़े इलाकों में अकाल पड़े, इनमें 4 लाख से अधिक लोग मारे गए। सन 1868-69 में राजपूताना में भयंकर अकाल पड़ा। इसका सबसे अधिक असर मारवाड़, बीकानेर और अजमेर में भी पड़ा। इस अकाल में 6 लाख लोग मारे गए, जबकि इन इलाकों में 3 करोड़ लोग रहते थे जो अकाल से सीधे सीधे प्रभावित हुए। सन 1868-69 में पंजाब, मुंबई, मध्य प्रांत के कुछ क्षेत्रों में भी अकाल पड़े। सन 1876-77 में मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ बहुत बड़े भाग में अकाल पड़ा और मैसूर, हैदराबाद में भी अकाल पड़ा। बंबई प्रेसिडेंसी में 10 लाख लोग और मद्रास में 15 लाख लोग और मैसूर में 10 लाख लोगों की मौत हुई। सन 1888-89 में बिहार के उत्तरी जिलों और उड़ीसा, गुजरात के क्षेत्रों में भयंकर अकाल पड़े। सन 1896-97 में भारत के उत्तर और दक्षिण दोनों इलाकों में भयंकर अकाल पड़े। इसका सबसे गहरा असर मध्य प्रांत और उत्तर पश्चिमी प्रांतों, वो पंजाब के कुछ भागों और बंबई प्रेसिडेंसी के कुछ क्षेत्रों में पड़ा। कुल मिलाकर इस अकाल के ब्रिटिश भारत के दौर में 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए, जिनमें 40 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। यह भी रिकॉर्ड में है, वो ये कि 1943 में जो लेटेस्ट बंगाल का जो अकाल था, भयानक अकाल, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि ये मैन मेड अकाल था।
इसमें 15 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये जो कोरोना का जो वायरस है, ये मैन मेड है, ये प्रकृति प्रदत्त नहीं है। कौन है जो लोग जिन्होंने कि इस कोरोना की महामारी को हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था में एकदम तबाही के रूप में फैला दिया है? ये विश्लेषण का विषय है। जिस तरह से 1943 का बंगाल का अकाल मैन मेड था, उसी तरह ये कोरोना के दौर में जो महामारी और आर्थिक तबाही मची है, ये भी मैन मेड है। सन 1896 से लेके 1908 तक के बीच में प्लेग से 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 1896 से लेके 1997 में 6 करोड़ 20 लाख की आबादी अकाल की चपेट में आई। सन 1899 से 1900 में 2 करोड़ 80 लाख की आबादी अकाल की चपेट में आई। 1905 से लेके 1906 के बीच में 33 लाख की आबादी अकाल की चपेट में आई। सन 1906 से लेके 1907 के बीच में 1 करोड़ 30 लाख की आबादी अकाल की चपेट में आई। सन 1907 से लेके 8 के बीच में 4 करोड़ 96 लाख की आबादी अकाल की चपेट में आई। इतने बड़े पैमाने पर अकाल और काल की चपेट में आने वाली आबादी के बावजूद अब आप प्रतिवाद देखिए। एक संक्षेप में प्रतिवाद की लिस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों के दिमाग में यह इल्यूजन है कि लोगों की कमर तोड़ देंगे, उनको इकोनॉमिकली तबाह कर देंगे तो वो आंदोलन के लायक फिर कभी उठ के खड़े नहीं होंगे। हिंदुस्तान का अनुभव यह बताता है कि हिंदुस्तान की जनता के आर्थिक आधार पर जब जब चोट की गई है, उसका जब बेशुमार शोषण किया गया है, तो वह प्रतिवाद में उठ खड़ी हुई है। मैं सिर्फ एक लिस्ट बता रहा हूं। यह एक लिस्ट थी जो कि मैंने आपके सामने रखी, और यह लिस्ट वह थी जो कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक के पूरे परिदृश्य को सामने रखिए आप। अब पहले हम उन राजाओं को देखें, उन सामंतों को देखें जिन्होंने बगावत की और लड़ाई लड़ी। जो सामंत सरदार थे जिन्होंने मुख्य रूप से लड़ाई लड़ी, उनमें विजयनगरम के विजयराज की बगावत 1794 की, केरल के पायरस्सी राजा की बगावत 1799 से लेके 1805 के बीच में, अवध के नवाब वजीर अली का विद्रोह 1799, गंजम के जमींदारों का संघर्ष 1800 से लेकर 1834 के बीच, दक्षिण के पांड्यकारों या किलेदारों का संग्राम 1801 से 1805 के बीच, बेलूपंथी के नेतृत्व में त्रावणकोर का स्वाधीनता संग्राम 1808 से लेकर 1809 के बीच, रानी येनम्मा के नेतृत्व में कित्तूर यानी मैसूर का फेमस विद्रोह 1824, असम में गदाधर सिंह और कुमार रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह 1828 और 1830 के बीच, कुर्ग का फेमस मोर्चा 1833 और 1834 के बीच, संभलपुर के में सुरेंद्र भाई के नेतृत्व में विद्रोह 1839 से लेकर 1862 के बीच, बुंदेलखंड में मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह और भूमिया आंदोलन 1842, सावंतवाड़ी के सामंतों की बगावत 1844 से 1859 और आंध्रा में नरसिंह रेड्डी का विद्रोह 1846 से लेकर 1847। और ये जो विद्रोह थे जिनमें कि सामंत इनके नायक थे, इनके पैदल अकाल पड़ रहे हैं और ये सामंत विद्रोह कर रहे हैं। और इन सामंतों की जो सेना थी, इन सामंतों की सेनाओं में काम करने वाले लोग थे, वे किसान थे। और ये जो किसान थे, इन किसानों के विद्रोह, उनकी एक बड़ी लंबी लिस्ट है। मसलन गोरखपुर का विद्रोह जो 1788-81 में हुआ, रंगपुर जो अब बांग्लादेश में है उसका विद्रोह हुआ जो कि 1783 का, सुबादिया जो अभी बांग्लादेश में है उसका विद्रोह जो 1792 में हुआ, बरासात जो 24 परगना में है अभी बंगाल में, वहां पर तीतू मीर का विद्रोह जो 1830-31, मैसूर की रैयत का विद्रोह 1831-31,
फरीदपुर अब बांग्लादेश में, उसके जिले का फराजी विद्रोह 1838 और 1847 इसके बीच, और महाराष्ट्र का सर्वेक्षण हंगामा 1852। ये कुछ ऐसी लिस्ट है जिनके अलावा कटक के पायकों का विद्रोह 1817, पश्चिम घाट के कोलियों का विद्रोह 1824 से लेकर 1850, पूना के रमोलियों की बगावत 1826 से लेकर 1829, और कोल्हापुर के गडकरी लोगों का विद्रोह 1844। इसके अलावा आदिवासियों के बड़े संग्राम हुए। आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में जन आंदोलन किए, संघर्ष किए, और उन संघर्षों में जो प्रमुख हैं, बांकड़ा और मेदिनीपुर के जिले के चौवाड़ विद्रोह जो 1798-99, भील विद्रोह 1818 से लेकर 1831, सिंहभूम में ही आदिवासियों का विद्रोह 1820 से लेकर 1821, गारो विद्रोह 1825 से लेकर 1833 और 1846 से लेकर 1866 के बीच, खसिया विद्रोह 1829 से लेकर 1833 के बीच, गोंड विद्रोह 1833, उड़ीसा में गोंड विद्रोह 1846, असम में अंबीरो, लोआइचो और नागाओं के विद्रोह 1848 से लेकर 1900 के बीच, यानी, और जो प्रसिद्ध संथाल विद्रोह जिसको सब लोग जानते हैं 1855-56। ये बहुत लंबी लिस्ट है। कहने का मेरा मतलब यह कि जब आप नवजागरण पर बात करेंगे तो नवजागरण में जो फिनोमेना है कि एक तरफ कंपनी ने आर्थिक लूट मचाई हुई थी, ब्रिटिश शासकों ने आर्थिक लूट मचाई हुई थी, दूसरी तरफ जनता अकाल और महामारी से प्रभावित थी। इस सबके रहते हुए जनता ने अपने को एकजुट किया था। नवजागरण का एक ही लक्ष्य था, क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूं, स्वतंत्र मनुष्य का निर्माण करना और स्वतंत्रता की खोज करना। और ये जितने भी विद्रोह हुए, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। हम खाली एक 1857 को जानते हैं। 1857 को इसलिए जानते हैं क्योंकि उस पर ज्यादा जोर दिया गया, उस पर ज्यादा बातें हुई, मेन स्ट्रीम एरिया में था वो। लेकिन 1857 से भी ज्यादा ताकतवर विद्रोह विभिन्न इलाकों में हुए हैं। सो नवजागरण का परिप्रेक्ष्य कृषि दासता के प्रश्नों को माइनस करके नहीं बनाया जा सकता, पहली चीज। दूसरी चीज यह कि नवजागरण का परिप्रेक्ष्य किसी भी तरह से उन तमाम सवालों को भी मद्देनजर को इग्नोर करके नहीं बनाया जा सकता जो कि सीधे सीधे मध्य वर्ग से जुड़े हुए हैं। मसलन एक छोटा सा मसला ले रहा हूं मैं, ये जो टैक्स, बड़े पैमाने पर एक कर विरोधी आंदोलन उस जमाने में पैदा हुआ। ये अगस्त 1859 की बात है। उस समय ब्रिटिश सरकार ने लाइसेंस टैक्स लगा के व्यापारियों, डॉक्टरों, वकीलों, तमाम पेशेवर लोगों के ऊपर लाइसेंस टैक्स लगा दिया। इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, पूरे देश में विरोध हुआ, और इस लाइसेंस टैक्स के खिलाफ में पूरा देश एकदम उबाल पर था। कब की घटना है ये? 1859, 1857 का विद्रोह कुचल दिया गया था, लेकिन लाइसेंस टैक्स के खिलाफ में बड़े पैमाने पर बगावत हुई, बड़े पैमाने पर आंदोलन हुए। हम कभी याद नहीं रखते, हम 1857 को याद रखते हैं, लेकिन ये जो कर टैक्स लगाए जाने के खिलाफ में, जो लाइसेंस टैक्स लगाए जाने के खिलाफ में जो आंदोलन हुआ, इसके बारे में बात ही नहीं करते हम लोग। तो जब ये लाइसेंस टैक्स के खिलाफ में जो बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ और जगह जगह आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, रैलियां हुई जिसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उस समय लाइसेंस टैक्स को विड्रॉ कराने के लिए लंदन से वित्त विशेषज्ञ जेम्स विल्सन को भारत भेजा गया। तो उन्होंने लाइसेंस टैक्स विधेयक वापस ले लिया, आयात शुल्क घटा दिया, बजट की प्रथा शुरू की और लाइसेंस टैक्स की जगह इनकम टैक्स का प्रस्ताव रखा, जिसे हम लोग आजकल इनकम टैक्स देते हैं। ये इनकम टैक्स उसी लाइसेंस टैक्स के प्रतिवाद में आया था। इसमें प्रस्ताव था कि 2 से
से 500 रुपया आय पर, 200 से लेकर 500 रुपया आय पर, वार्षिक आय पर 2% और उससे ज्यादा आय पर 4% आय कर लिया जाएगा। अंग्रेज अफसर इस प्रस्ताव से खुश थे क्योंकि अंग्रेज अफसरों में एक बड़ा सेक्शन था जो कि जैसे बहुत अच्छी तनख्वाहें मिलती थी, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती थी और बहुत अच्छी घूसखोरी भी थी उनके पास में, घूस की इनकम भी थी। तो उनको इस टैक्स से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जनता को परेशानी थी। तो उस समय जनता ने फिर इस इनकम टैक्स का विरोध किया और इस इनकम टैक्स का विरोध करते हुए जब जनता सड़कों पर निकल आई तो फिर अंग्रेजों ने इस दबाव में यह निर्णय लिया कि वो खाली ये टैक्स जो है इनकम टैक्स 5 साल रहेगा, 5 साल के बाद हम इसे हटा लेंगे। अगस्त 1860 को ब्रिटिश सरकार ने जब ये इनकम टैक्स लागू किया तो उसी समय भारतवासियों ने इस इनकम टैक्स से चिढ़कर इसका नाम गदर टैक्स रख दिया। ये जो अब जिसे हम लोग जीएसटी कहते हैं, और उसको राहुल गांधी ने बहुत सही नाम दिया है, गब्बर सिंह टैक्स। तो इनकम टैक्स था वो गदर टैक्स था और ये गब्बर सिंह टैक्स है। और बाद में जब देशव्यापी आंदोलन हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इसको वापस ले लेंगे 5 साल में, और उन्होंने 5 साल बाद इसे वापस ले लिया, लेकिन बाद में कुछ साल बाद फिर इसे लागू कर दिया। कहने का मेरा मतलब यह कि लोग ये मान के चल रहे थे कि 1857 के संग्राम को तो कुचल दिया गया, अब हिंदुस्तान में आंदोलन नहीं होंगे। लेकिन 1857 के संग्राम को कुचल दिए जाने के सिर्फ 2 साल बाद, 1.5 साल बाद 1859 में अगस्त में बड़े पैमाने पर टैक्स के खिलाफ, लाइसेंस टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और उसमें लाखों लोगों ने पूरे देश में भाग लिया। इंटेलिजेंसिया ने भाग लिया, शिक्षित लोगों ने भाग लिया। कहने का मतलब यह कि नवजागरण ने एक प्रेरणा दी थी, वो प्रेरणा हमारे लिए आज भी काम की है। जितने भी जुल्म हो, जितनी भी लूट हो, संघर्ष ही एकमात्र विकल्प है, लड़ाई ही एकमात्र विकल्प है, समझौता विकल्प नहीं है। और यही वह जगह है जहां से कि हम नवजागरण की एक नई नींव रख सकते हैं। जब तक जनता अपने दुखों को लेकर सड़कों पर नहीं निकलेगी, नवजागरण नहीं आएगा। ये लूट खसोट बंद नहीं होगी। ये लूट खसोट बंद हो, जनता के जीवन में खुशहाली आए, इसके लिए जरूरी है कौन सी चीज? आंदोलन, आंदोलन और सिर्फ जन आंदोलन। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।